गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पीछे वाली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था उच्चतम और निम्नतम के बारे में। उसमें हमने सापेक्ष उच्चतम, सापेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष उच्चिष्ट, निरपेक्ष निम्निष्ट, इनके बारे में पढ़ लिया था। उच्चतम और निम्नतम, जैसे अपना कोई वक्र बनता है, फिर देख लो वक्र में जो यहाँ ये मैक्सिमम मान है जहाँ पे स्पर्शिका अक्ष से समांतर हो, यानी हम कहते हैं वक्र पर वे बिंदु जिन पर स्पर्शिका अक्ष के समांतर हो उच्चिष्ट कहलाता है या निम्निष्ट कहलाता है। उन बिंदुओं को हम चरम बिंदु कहते हैं, उन्हीं बिंदुओं को हम वर्तन बिंदु कहते हैं। तो आपको इसमें मैं नोट लगा के एक बार बता देता हूँ कि चरम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। चरम बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें चरम बिंदु ज्ञात करना है। चरम बिंदु का मतलब टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट, चरम बिंदु, वर्तन बिंदु, ये क्या होता है? ये वो बिंदु होता है जहाँ पे स्पर्शिका है वो अक्ष के समांतर होती है। अब स्पर्शिका अक्ष से समांतर है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एफ डैश अक्ष है वो होती है स्पर्शिका की पूर्णता, और स्पर्शिका की पूर्णता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम एफ डैश अक्ष बराबर 0 करके में अक्ष के मान ज्ञात कर लेंगे। आप कहेंगे अक्ष के मान ही चरम बिंदु कहलाते हैं। ये है। इन चरम बिंदुओं का आपकी इस प्रश्नावली में विशेष रोल है। हमें हर क्वेश्चन के लिए ये चरम बिंदु क्या करने पड़ेंगे? ज्ञात करने पड़ेंगे, इसलिए आपको पहले बता दिया गया है। अब हम क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन के क्या करते हैं? गुणधर्मों की बात करते हैं। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के गुणधर्म। तो इन गुणधर्मों के बारे में आपको विशेष जानकारी रखनी है, क्योंकि एक एक बारीकी से हम एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमें ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला गुणधर्म ये है कि एफ एक्स के दो समान मानों। अब दो समान मान का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये बिंदु आपका एक बिंदु है, ये एक बिंदु ये है, तो यहाँ भी y का मान समान है, यहाँ भी y का मान समान, क्यों? एफ एक्स आपका y तो होता है, y बराबर एफ एक्स, तो इन दोनों पे y का मान समान है। तो ऐसे दो समान मानों के मध्य उच्चिष्ट या निम्निष्ट विद्यमान होता है। तो देख लो इन दोनों के मध्य क्या हो गया? ये उच्चिष्ट विद्यमान हो गया। हम ये मान न लेके यहाँ अगर ये दो मान ले लेंगे तो इन दोनों के मध्य देखो क्या हुआ? निम्निष्ट विद्यमान हो गया। तो ये पॉइंट ये कहता है कि दो समान मानों के मध्य आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होता है? विद्यमान होता है। अब जरूरी नहीं एक ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो, जैसे हम y का मान यहाँ भी सेम है, 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 यहाँ, तो मैं एक मान तो ये ले लूँ, एक मान ये ले लूँ, तो इसके बीच में आपके 3 तो उच्चिष्ट हो गए और 3 ही क्या हो गए? आपके निम्निष्ट हो गए। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन विद्यमान होंगे। अब आपका दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट यही है, पहले हमारा उच्चिष्ट आया, उच्चिष्ट के बाद डायरेक्ट वापस उच्चिष्ट नहीं आया, पहले एक निम्निष्ट आया, फिर उच्चिष्ट आया, फिर निम्निष्ट आया, फिर उच्चिष्ट आया, फिर निम्निष्ट आया। इसका मतलब ये हो गया कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट है वो क्रमागत क्रम में विद्यमान होते हैं। तो हम कह देंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्रमागत क्रम में विद्यमान होते हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है
और ये एक क्वेश्चन का आंसर भी है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है वो आगे चलेंगे तब बताएंगे आपको, पहले आंसर को समझ लो होता क्या है। हमारे पास ये एक उच्चिष्ट है, ये लो, ये हमारा उच्चिष्ट बिंदु है, ठीक है। हमने यहाँ से इस पर स्पर्शरेखा खींचनी स्टार्ट की, ये एक स्पर्शरेखा हो गई। फिर यहाँ इस बिंदु से गुजरती हुई एक स्पर्शरेखा बना दी, ये लो। इस बिंदु से हमने गुजरती हुई एक स्पर्शरेखा बना दी, इनको पीछे बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ जो कोण है वो आपका θ1 है, यहाँ कोण है θ2 है, यहाँ कोण आपका θ3 है। ये तो यहाँ पहुँचने पे। अब हम इसे नीचे वापस उतरेंगे, आगे इस बिंदु पर खींचेंगे स्पर्शरेखा, तो अपनी स्पर्शरेखा इस प्रकार से बन जाएगी। फिर इस बिंदु पर खींचेंगे तो अपनी स्पर्शरेखा इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये बन गया आपका θ4, ये बन गया आपका θ5। तो देखो θ1 है, θ2 है और θ3 है, ये तो है 90 डिग्री से छोटे, तथा आपका θ4 है, θ5, ऐसे बहुत सारे कोण होंगे, वो होंगे आपके 90 डिग्री से ज़्यादा। तो देखो जब tan थीटा, इनको अपन तीनों को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, इनमें से कोई भी हो तो उसका मान तो आएगा आपका पॉजिटिव, क्यों 90 डिग्री से छोटा है तो उसमें tan 90 डिग्री से छोटा हो तो उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तथा इनको अपन मान लेते हैं, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा के इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का मान आएगा नेगेटिव, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री में मान क्या होता है आपका, 90 डिग्री का मान से ज़्यादा चलेगा तब कोण आपका दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। और अपन जानते हैं कि चूँकि tan थीटा है वो होती है प्रवणता, और प्रवणता किसकी, स्पर्शरेखा की, और स्पर्शरेखा की प्रवणता आती है आपका f(x) हुआ ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ f(x) का मान, देखो इधर से चलते हैं तो पहले बिंदु अपना इससे चलेगा तो स्टार्ट यहाँ से होगा। तो धन से जब ऋण की ओर चलता है तो बिंदु क्या होता है आपका उच्चिष्ट होता है। समझ में आई नहीं बात। देखो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चल रहे हैं हम, तो धनात्मक से जब ऋणात्मक की तरफ चलते हैं तो आपका बिंदु क्या होता है, उच्चिष्ट होता है। और दूसरा तो इसमें लिख देते हैं अपन f(x) का चिन्ह धन से ऋण होता है तब आपका f(x) उच्चिष्ट बिंदु से गुजरता है। ये होगी आपकी इसमें 1 नंबर बात। अब 2 नंबर बात करते हैं, यानी धन से ऋण की ओर। तो देखो धन से ऋण की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ कोण में परिवर्तन होता जा रहा है। पहले θ1 था, फिर θ2 हुआ, फिर θ3 हुआ, θ4 5 6 ऐसे होता हुआ कोण में परिवर्तन होता जा रहा है। अब कोण में परिवर्तन क्या हो रहा है आपका, धन से ऋण की ओर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बनाते हैं हम एक निम्नलिखित बिंदु। तो ये बन गया अपना इस प्रकार से। हाँ, तो अपन हमेशा इधर से चलते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्पर्शरेखा खींचते हैं। तो स्पर्शरेखा आपकी ये बन गई, बिंदु आपका ये। तो यहाँ कोण हो गया θ1। फिर हम और आगे चलेंगे तो हमने यहाँ इस प्रकार से एक स्पर्शरेखा खींचती, तो यहाँ कोण हो गया आपका θ2। फिर एक स्पर्शरेखा ये होगी आपकी, फिर हमने एक यहाँ स्पर्शरेखा खींचती, तो ये लो, तो इसका कोण यहाँ बना, वो हो गया आपका θ3। फिर एक बिंदु हमने यहाँ बना दिया, तो इसकी स्पर्शरेखा यहाँ हुई, तो यहाँ कोण हो गया आपका θ4। तो θ1 और θ2, θ1, θ2 इनको मान लिया हमने थीटा मान लिया। तो इनका मान तो क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। देख लो आपका यहाँ से घूम के ऐसा आ रहा है, जैसे ये 90 होता है, लेकिन अगर ऐसे हो तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा आपका। तथा दूसरा आपका θ3 और θ4 है, उसका मान 90 डिग्री से कम है, क्योंकि देखो ये बन रहा है आपका कोण यहाँ, तो यहाँ ये कोण बन रहा है, तो ये कोण आपका क्या होता है, 90 से कम होता है। पता ही चलता है अपने को। ऐसे हो, अगर इधर कोई कोण चले तो आपका 90 से कम, और उधर कोई कोण चले तो वो आपका हो जाएगा 90 से ज़्यादा।
तो ये 90 से कम हुआ, तो इसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा। इसलिए आपका टेन थीटा बराबर तो आएगा नेगेटिव, तथा टेन अल्फ़ा बराबर आएगा आपका पॉजिटिव। 90 से क्या है, कम है। अब एफ डेस एक्स क्या है, आपका एफ डेस एक्स यहाँ तो हो जाएगा नेगेटिव, तथा यहाँ क्या हो जाएगा आपका एफ डेस एक्स, ये भी एफ डेस एक्स ही है तो ये पॉजिटिव। यानी इधर से चले तब तो नेगेटिव आ रहा, उधर पहुँचे तो पॉजिटिव हो गया। यानी अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ डेस एक्स का चिन्ह जब ऋण से धन की ओर होता है तब आपका एफ एक्स निम्ननिष्ठ बिंदु से गुजरता है, और ये निम्ननिष्ठ बिंदु ही है। यानी कम से ज़्यादा की ओर चले, कम मतलब नेगेटिव, तब तो होता है निम्ननिष्ठ, और ज़्यादा से कम की ओर चले तब होता है आपका उच्चिष्ट। अब इसमें एक चीज़ ऐसी मान लो अपन कि कोई व्यक्ति है, वो उसके पास अधिक है तो वो कम की ओर चलेगा, उसके पास अधिक है तभी तो वो कम की ओर जाएगा, अधिक का मतलब वो उच्चिष्ट बिंदु पर है। और कोई व्यक्ति है वो कम से ज़्यादा की ओर चलता है, तो कम से ज़्यादा की ओर कब चलता है, जब उसके पास से धन की कमी हो, तो वो कम से ज़्यादा की ओर चल रहा है, तो कम से ज़्यादा की ओर चल रहा है, इसका मतलब वो कौन से बिंदु पे है, तो वो आपका निम्ननिष्ठ बिंदु पे है। तो ऐसे ट्रिक वाइज भी आप इसको याद कर सकते हो। तो हम कहेंगे एफ डेस एक्स का चिन्ह ऋण से धन होता है तब एफ एक्स निम्ननिष्ठ बिंदु से गुजरता है। आपका चौथा पॉइंट, एक पॉइंट से देखो, अगर आपका एफ डेस एक्स का चिन्ह बदले ही नहीं, यानी धन है तो धन की ओर चल रहा है, ऋण है तो ऋण की ओर चल रहा है, तो उस बिंदु को हम कहेंगे कि इस बिंदु पर न तो आपका उच्चिष्ट है और न ही निम्ननिष्ठ है, तो उस बिंदु को बोलते हैं हम नति परिवर्तन बिंदु। यदि एफ डेस एक्स का चिन्ह दोनों तरफ ही नहीं बदले तो वह बिंदु नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो अब हमने गुणधर्मों के बारे में, उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ जो गुणधर्म थे उनके बारे में स्टडी कर ली। अब हम उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ ज्ञात कैसे करते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अपना पॉइंट हो गया उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ ज्ञात करने की विधि। उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो, उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैं स्टेप वाइज क्या करता हूँ, सारा लिख देता हूँ कि आपको ऐसे स्टेप वाइज सारा काम करना है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या करना है आपको, y बराबर एफ एक्स से डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात करना। यानी y बराबर एफ एक्स आपको दिया होगा तो आपको डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात करना। अब स्टेप सेकंड, फिर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 0 करके x के मान ज्ञात करना, तो ये दो स्टेप आपकी महत्वपूर्ण होगी। तो मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको चरम बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा। अब इसमें मान लेते हैं माना हल x बराबर आपका a1, a2, ऐसे करके an आ गया, यानी ये हल
आ गया। अब स्टेप थर्ड क्या कहते हैं, आपको डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, ये काम करना है। उसके बाद में स्टेप फोर में फर्स्ट पार्ट यानी डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर आपने ज्ञात कर लिया, तो उसके बाद में प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस होती है। तो हमारे यहाँ हम x बराबर a1 पर डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, केस फर्स्ट लिख देता हूँ इसमें, केस फर्स्ट x बराबर a1 यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर में हमने x बराबर a1 रख दिया। अब इसका मान अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जीरो से बड़ा, हम इसी को बोलते हैं पॉजिटिव। तो जब इसका मान क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे कि आपका x बराबर a1 पर फलन निम्नलिखित है। ये लो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आपको अगर आपका पॉजिटिव मान आया तो आपका x बराबर a1 पर तो क्या है, निम्नलिखित है। अब ये निम्नलिखित क्यों हुआ है, तो इसके लिए अपने को एक क्लास अलग से लेनी होगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि ये क्यों होता है। उसकी अलग से क्लास कौन सी है वो भी आपको स्पेशल डिफाइन कर दी जाएगी भाई, कि इस वीडियो में ये क्लास है, इसको आप समझ लो। ये सिलेबस के बाहर की चीज़ें होती हैं, जो अपना बेसिक ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए होती है, तो इतना ध्यान रखना है अभी तो आपको। अब केस सेकंड आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर a1 पर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा आ जाए। अब नेगेटिव आ गया तब आपका x बराबर a1 पर क्या होगा, उच्छिष्ट होगा। a1 पर उच्छिष्ट होगा, यानी आपका x बराबर a1 पर क्या हो गया, उच्छिष्ट हो गया। ऐसी दो स्थितियां बन गई, मान पॉजिटिव आ गया और मान नेगेटिव आ गया। तो इसके अलावा एक स्थिति और बनती है, एक स्थिति और क्या बनती है कि अगर मान जीरो आ गया तो मान इसका जीरो भी आ सकता। तो अपना केस थर्ड डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर a1 इक्वस टू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तब क्या करना है, तब अपने को डी स्क्वायर 3 यानी डी की घात 3 वाई बट्टा डी एक्स क्यूब ज्ञात करना है, ज्ञात कर लिया। अब देखो आपका डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब इज नॉट इक्वस टू जीरो आ जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, या अगर आपका डी वाई बट्टा डी एक्स मान लो, या डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब मान लो, या डी की घात 5 बट्टा वाई, डी की घात 5 वाई बट्टा डी एक्स की घात 5, इस प्रकार से इन सब का मान अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हम कह देंगे x बराबर a1 नति परिवर्तन बिंदु है। यानी विषम घात के अवकलन है, उनका मान जीरो के बराबर नहीं है तो नति परिवर्तन है। तो इसका मतलब आना क्या चाहिए, यानी विषम घात का अवकलन हर बार क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी आपका उच्छिष्ट और निम्नलिखित विद्यमान होगा। तो हम कह देंगे कि हमेशा डी वाई बट्टा डी एक्स कोमा डी क्यूब वाई बट्टा डी एक्स क्यूब कोमा डी की घात 5 वाई बट्टा डी एक्स की घात 5 कोमा ऐसे इसका मान जीरो के बराबर आना चाहिए, तभी उच्छिष्ट और निम्नलिखित विद्यमान
होगा। आना चाहिए, आने होने पर लिख देते हैं, ये सही नहीं रहेगी लैंग्वेज। हमेशा dy/dx होने पर आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट विद्यमान होगा। ये होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बात करते हैं समघात की। तो d² y / dx², d की 4y / dx की घात 4, ऐसे d की घात 6y / dx की घात 6 का मान 0 को छोड़कर कोई मान आने पर अवकलन की प्रक्रिया को रोक देना है। रोक क्यों देना है? कि जैसे मान लो d² y / dx² का मान धनात्मक आ गया तो कह देंगे निम्निष्ट है, ऋणात्मक आ गया तो कह देंगे उच्चिष्ट है। मान 0 आते ही हमें क्या करना पड़ेगा? अवकलन की प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो d² y / dx² पे क्या हुआ? अपने 0 आ गया। फिर हम 3 बार अवकलन करेंगे, 3 बार अवकलन में भी 0 आ गया। फिर चौथी बार अवकलन करेंगे, चौथी बार अवकलन में अगर धनात्मक और ऋणात्मक में से कोई आ गया तो हम कह देंगे ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। लेकिन चौथी बार में भी 0 आ गया तो फिर हमें 5वीं बार करना पड़ेगा। फिर 5वीं बार में भी 0 आना चाहिए। 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे नति परिवर्तन बिंदु है। अगर 0 आ गया तो फिर 6वीं बार अवकलन करेंगे, फिर 6वीं बार के मान को देखेंगे। अगर 6वीं बार के मान में धनात्मक या ऋणात्मक आ गया तो कह देंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। और अगर 0 आ गया तो फिर हम 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार ऐसे अवकलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अपने को ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना? हमारे को केवल 2 बार अवकलन करके देखना है। 2 बार अवकलन में अगर अपने मान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो एक प्रक्रिया और है। कौन सी प्रक्रिया? अभी हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि f' का मान अगर धन से ऋण की ओर चलता है तब तो उच्चिष्ट बिंदु होता है, और ऋण से धन की ओर चलता है तब आपका निम्निष्ट बिंदु होता है। तो उस प्रक्रिया से हम पता कर लेंगे, क्योंकि अगर बार बार अवकलन करने पर हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें इतना टाइम नहीं मिलता क्वेश्चन को हल करने में। तो ये आपका हो गया, बेसिक बातें जितनी भी थी वो हो गई कंप्लीट। अब हम चलते हैं आगे। तब आपका आ गया एग्जाम्पल, क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल 30 का फर्स्ट है, ए है। एग्जाम्पल 30 में कहा क्या वो देखो। पहले कह रहा है निम्न लिखित फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करो। तो ए तो देखो, उच्चतम और निम्नतम बिंदु मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई इस बिंदु पे मान आपका उच्चतम आ रहा है। पहले बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में उच्चतम और निम्नतम मान उस बिंदु को फलन में रखने से प्राप्त होगा। कैसे होगा? तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको y = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो हमें क्या करना है? उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि पहले वो बिंदु ज्ञात करो जिस पे उच्चतम और निम्नतम है। और वो बिंदु होता है क्या? आपका चरम बिंदु होता है। वो चरम बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको बताया हुआ सबसे पहला स्टेप की dy/dx ज्ञात करना है। तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका dy/dx। तो देखो, इस पूरे की घात तो घात आगे, और जितना घात उसमें से एक घात कम करके लिख दो। तो ये हो गया आपका 2x - 1। फिर गुणा, ये तो घात का, घात के अंदर वाले का करेंगे तो अंदर 2 पद कोष्टक, तो 2 गुणा x का हो गया 1, माइनस का 1 है उसका हो गया 0, फिर प्लस 3 का हो गया 0। तो यहाँ से dy/dx बराबर, तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4, 2x - 1। ये तो आया आपका dy/dx। अब हम सेकंड स्टेप कि dy/dx है, सेकंड स्टेप क्या करिए अपनी कि dy/dx है उसको 0 के बराबर करो। तो हम कहेंगे फॉर मैक्सिमा
मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब ये हो गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें dy बट्टा dx dx बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो dy बट्टा dx का मान ये रहा, तो 4 2x माइनस 1 बराबर हो गया 0। 4 का भाग दे दो तो 2x माइनस 1 बराबर 0। इसे एक को उधर भेज दो तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1/2। तो अपने पास चरम बिंदु आ गया x बराबर 1/2। अब एक ही बिंदु है, इसका मतलब या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, दोनों में से एक ही होगा। और उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, dy बट्टा dx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। फिर x बराबर 1/2 रखेंगे। अगर x का पद हुआ तो रखना है, अगर x का पद नहीं है सीधा ही अपना मान आ गया, x की जगह ही कोई मान आ गया धनात्मक या ऋणात्मक, तो जरूरी नहीं है कि x रखो तब भी होए। अगर x है तो x की जगह मान रखो, नहीं है तो सीधा चेक कर लो धनात्मक है या ऋणात्मक है। अगर धनात्मक मान आया तो निम्निष्ट हो जाएगा, ऋणात्मक मान आया तो आपका उच्चिष्ट हो जाएगा। तो हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो y का पुनः x के सापेक्ष, y की जगह हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d² y बट्टा dx²। dy बट्टा dx का तो ये हो गया। फिर बराबर देखो आपका dy बट्टा dx था क्या, dy बट्टा dx बराबर 4 2x माइनस 1 ये था। तो इधर का तो ये हो गया। अब 4 आपका बाहर है गया अचर है, इसलिए 2 गुणा x का हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0। तो यहाँ से d² y बट्टा dx² बराबर ये से गुणा कर दो तो कितना हो गया आपका 8। और 8 में x का पद नहीं है तो कोई बात नहीं, 8 है क्या धनात्मक, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हम कह देंगे कि x बराबर 1/2 पर फलन का मान उच्चतम होगा। या कह देंगे x बराबर 1/2 उच्चिष्ट बिंदु है, इसलिए x बराबर 1/2 निम्निष्ट, धनात्मक है ना, निम्निष्ट बिंदु है। इस तो कहेंगे फलन का निम्नतम मान। अब फलन का निम्नतम मान निकलेगा, वो निकलेगा f1/2 ऐसे निकलेगा। जो x बराबर 1/2 पे है तो ये मान रखेंगे हम फलन में, फलन का निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि मान आपको f(x) में रखना है। वर्धमान और ह्रासमान में हम क्या करते थे, मान f(x) में रखते थे। तो यहाँ फलन का मान निकालना है तो f(x) में मान रखना है। तो आपका फलन था f(x) बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 ऐसे था। तो उसमें रखेंगे तो 2 × x की जगह 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3। 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो 0 प्लस 3 तो कितना आ गया 3 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमें आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।